हेलो भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया। सर, पिछली क्लास में हमने मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट सीखा था और मैंने कहा था मुझे एक क्वेश्चन कराना है मैनेजर कमीशन के ब्याह पर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। और ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल सा है। मुश्किल कुछ नहीं है, मैनेजर कमीशन के अलावा इसमें कुछ और बाकी मुश्किल नहीं है, बाकी सब सिंपल है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ना। देखना, मिस्टर अरविंद कुमार हैड अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। He has given the trial balance as at 31 March 2015. You are required to prepare the final account in the books of Mr. अरविंद कुमार। अब मिस्टर अरविंद कुमार ने भैया 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी। मशीनरी 36,000 रुपए की है। मशीनरी पर लग रहा है डेप्रिसिएशन। मैंने कहा था, याद हो तो, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करे तो सिंगल इफेक्ट होगा, और जहां पर शो कर रहा है ना वो इफेक्ट देंगे। ट्रायल डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं, आपको पता है। एक पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है, एक बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होता है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जब जाता है वो डेबिट इफेक्ट होता है, और बैलेंस शीट में जब एसेट में से माइनस होता है वो क्रेडिट इफेक्ट होता है। बताओ डेप्रिसिएशन किस साइड है? डेबिट साइड। तो कौन सा इफेक्ट दूंगा? सिर्फ डेबिट इफेक्ट दूंगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। मैंने कहा था क्वेश्चन में जरूर पूछेगा कभी। रिपेयर टू मशीनरी, मशीन पे रिपेयर भी कराया, एक्सपेंस है, वेजेस है, सैलरी है। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार 1,000 रुपए। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार 1,000 रुपए। हमेशा ध्यान रखना, इनकम टैक्स हमेशा ऑनर का होता है दोस्तों। अगर हमारे अकाउंटेंसी के अंदर इनकम टैक्स दे रखा है तो समझ लेना वो ऑनर का इनकम टैक्स है, जो कि एंटरप्राइज ने पे कर दिया है। इनकम टैक्स पे करा है ऑनर का, मिस्टर अरविंद कुमार का 1,000 रुपए। ये ऑनर का इनकम टैक्स होता है। इनकम पे टैक्स कौन देगा? ऑनर देगा। ऑनर की इनकम पे टैक्स होगा। उसने किसने पे कर दिया? अरे स्मॉल एंटरप्राइज, हमारे बिजनेस ने पे कर दिया। तो बिजनेस ने किसके बिहाफ पर किसका इनकम टैक्स पे कर दिया? बिजनेस ने अपने ऑनर के बिहाफ पर उसी का इनकम टैक्स पे कर दिया। तो हम इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो आज के बाद ध्यान रखना, इनकम टैक्स कभी भी नजर आए ऑनर का तो वो ड्रॉइंग्स होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर ये यहाँ पर शो हो रहा है तो इसका मतलब इसने बिजनेस ने पे करा है। क्योंकि बिजनेस के ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस ने पे करा है। अगर बिजनेस ने पे करा है ना दोस्तों इनकम टैक्स अपने ओनर का, तो वो ड्रॉइंग्स होती है दोस्तों। हम मान कर चलते हैं कि हमने अपना इनकम टैक्स पे नहीं करा, बिजनेस ने अपना इनकम टैक्स नहीं करा। किसका पे करा है? मिस्टर अरविंद कुमार का पे करा है दोस्तों। बिजनेस अपना इनकम टैक्स अलग पे करेगा, अरविंद कुमार अपना इनकम टैक्स अलग पे करेगा। बिजनेस ने अरविंद कुमार का इनकम टैक्स पे करा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि बिजनेस ने पैसा दे दिया एक तरीके से अरविंद कुमार को एज अ नेम ऑफ इनकम टैक्स पे करके। तो ये हो गया ड्रॉइंग्स। कैश इन हैंड याद रखना। इसके बाद इनकम टैक्स होगा ऑनर का, तो वो ड्रॉइंग्स मानी जाएगी बिजनेस के लिए। बिजनेस अपना इनकम टैक्स रहेगा, अपना इनकम टैक्स पे करेगा बिजनेस, तो खर्चा। ऑनर का इनकम टैक्स पे करेगा तो ड्रॉइंग्स मान लेंगे कि ऑनर हमसे पैसा लेकर अपनी इनकम टैक्स पे कर दिया। कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग पे लगा डेप्रिसिएशन, फिर जा रहा, एक ही इफेक्ट होगा इसका। सर कितने इफेक्ट होंगे? सिर्फ एक इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट। परचेज करा, परचेज रिटर्न है, सेल है। सिटिंग बैंक का सर हमारा लोन चल रहा है। देखो क्रेडिट साइड में दे रखा है, क्या चल रहा है? ये लोन। इसको बोलते हैं सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे सर? ओवरड्राफ्ट। सिटी बैंक में हमारा अकाउंट है और क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या है? बैलेंस चल रहा है क्रेडिट साइड पर, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। हमारे क्रेडिट साइड में दिख रहा है, अगर हमारा क्रेडिट उनका डेबिट, बैंक का डेबिट होगा, हमारा क्रेडिट होगा। एक्रूड इनकम 3,000 रुपए। एक्रूड इनकम वो इनकम जो कमाली पर मिली नहीं। सबसे अच्छा क्वेश्चन में क्वेश्चन लगता है वाला, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और मेरी वो सारी बातें ध्यान रहेगी जब हर बार हर एडजस्टमेंट में 2 केस कराता था। इफ दिस एडजस्टमेंट इज शो इन ट्रायल बैलेंस, इफ दिस एडजस्टमेंट इज नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस। नॉट शोन वाले तो हमने बहुत सारे कर दिया। अगर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस शो होती है तो सिंगल इफेक्ट देते हैं, और जहां वो होता है वो इफेक्ट दिया जाता है। देखो एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में है, तो कौन सा इफेक्ट होगा दोस्तों? लायबिलिटी इफेक्ट होगा। आउटस्टैंडिंग साइड वो सैलरी जो पे कर दी थी पर हमने करी नहीं, तो हमारी लायबिलिटी हो गई। अगर डेबिट होता तो खर्चा मानता, डेबिट नहीं है, कहां है? क्रेडिट साइड में, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये तो फैक्ट होता है। बीआर दे रखा है, ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, बीपी दे रखा है, डिस्काउंट ऑन परचेज दे रखा है, बेटर दे रखा है, परचेज पे दिया है डिस्काउंट। इनकम हो गई हमारी। डेटर दे रखे हैं हमारे, क्रेडिटर दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल लास्ट में दे रखा है। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास सामने दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 6,000 रुपए एज अ बैड डेट एंड मेंटेन अ प्रोविजन 5% ऑफ डीडी। ठीक है सर, डीडी भी मेंटेन कर देंगे, बहुत अच्छे से सीखा है डीडी। गुड्स कॉस्टिंग, एक गुड्स की कॉस्ट थी 10,000 रुपए, वाज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर 12,000 रुपए ऑन 30 मार्च 2015 एंड दिस वाज रिकॉर्डेड एज एन एक्चुअल सेल। अब ये ट्रांजैक्शन नहीं सी है, मैं इसको यही बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, आराम से कर लेंगे। 2400 रुपए पेड करा, रेंट फॉर ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड वाज इंक्लूडेड इन द डेटर अकाउंट। अरे मेरे भाई ये तो गलत एंट्री पास कर दी, एक्टिविजन ऑफ एरर चलेगा यहाँ पर।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चलेगा दोस्तों। 2400 रुपए का रेंट पे करा तो एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इसने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया और डेटर भी इसमें इंक्लूड कर दिया। दोस्तों ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं। फिर ये कह रहे थे वो कमीशन की दो बात यहां पर आ गई। जनरल मैनेजर is to be given commission at the rate 10% for net profit after charging his commission। जनरल मैनेजर की कमीशन कैसे निकालेंगे? उसके कमीशन माइनस करने पर, मतलब केस नंबर 2। ये कौन सा केस है? केस नंबर 2 है। वर्कमैन कमीशन इज टू बी कमीशन वर्कमैन इज टू बी वर्क मैनेजर इज टू बी, एक जनरल मैनेजर एक वर्क मैनेजर है। वर्क मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं 12% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। जनरल मैनेजर कमीशन से पहले का कमीशन और हिज ऑन उसके कमीशन से भी पहले का, तो मतलब केस नंबर 1। यहाँ बिफोर है या आफ्टर है। क्या ये आपके पास टोटल दे रखा है? तो अब बताओ। सबसे पहले तो मैं अकाउंट प्रिपेयर करूंगा और मैं अकाउंट के अंदर सबसे पहले बनाऊंगा दोस्तों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप भी स्टार्ट करें। इन द बुक्स ऑफ क्या? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार। अरविंद कुमार की बुक में कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। जो भी आपके बुक में डिटेल दे रखी है वो उसमें डाल देंगे, 2015 2013 जो भी दे रखी है। ठीक है भाई, जल्दी से प्रिपेयर करते हैं भाई, जल्दी से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे भाई, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये लो भाई। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया मेरे भाई। अब आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, पहले देख लीजिएगा 757 700 उतार लीजिएगा, बट देखने में ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक 74,000 रुपए। टू ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं यहाँ पर। टू ओपनिंग स्टॉक 74,000। आज की क्लास में सिर्फ यही होगा, टू ओपनिंग स्टॉक 74,000, यही क्वेश्चन होगा और कोई नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक के 74,000 के बाद हमें स्टार्ट करना है परचेजेस। तो बताओ परचेजेस का, ये रहा 2.5 लाख परचेज है और रिटर्न है 3,000 रुपए का। ध्यान लिख दूंगा टू परचेजेस 2,50,000 माइनस रिटर्न 3,000 रुपए, 2,47,000 रुपए। ठीक है भाई, इसके बाद सर आपके पास क्या क्या है? वेजिस होगा, वेजिस। सर वेजिस कहां पर है? देखा तो था मैंने, ये रहा सर, ये रहा वेजिस दे रखा सर। वेजिस 54,000, तो मैं यहाँ ला दिया वेजिस। टू वेजिस 54,000। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल। यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल और यहां माइनस कर देंगे सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। भाई सेल कितनी है सर? ये क्या है? सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस अभी बता रहा हूं सर, पहले आप ये लिख लीजिए सेल कितनी है, पहले बता दो सर। सेल आपके पास 4,98,000 की है। देखो ये डालो सर 4,98,000, 4,98,000 इसमें से माइनस कर देंगे और बाहर लिख देंगे सर 4,98,000, वो भी आएगा माइनस कर देंगे। सेंट ऑफ अप्रूवल ऐसे माइनस होगा। यहाँ पर लिखेंगे सर बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको पता है यही होता है। एक नई एंट्री जो इसमें आई है वो अप्रूवल बेसिस है, वो मुझे आपको अभी बढ़ानी है।
भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, जितना भी है इसमें ऐड कर देंगे सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितने का है, नीचे में अगर मैं देखूं क्लोजिंग स्टॉक मेरे पे है सर 60,000 रुपए का, देखो 60,000 रुपए का, और 60,000 रुपए का है ना क्लोजिंग स्टॉक, इसमें ऐड कर देंगे सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है जरा ध्यान देना, कहां पर है बताओ, ये रहा भाई, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपए वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर 12,000 रुपए ऑन 30 मार्च, दिस वाज रिकॉर्डेड एज एन एक्चुअल सेल, दिस वाज रिकॉर्डेड एज एन एक्चुअल सेल। दोस्तों अगर मेरी बात सुनोगे तो सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ये बस एग्जांपल है, वर्किंग नोट नहीं है, तो इसको वर्किंग नोट पे ट्रीट ना करें। दोस्तों जब कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेकर आती है, कंपनी है मान लो ये मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट लेकर आई, न्यू प्रोडक्ट लेकर आई मार्केट के अंदर, और ये देखना चाहती थी कि ये प्रोडक्ट कितना वर्क करता है, कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करता है। तो इन्होंने कंपनी के न्यू प्रोडक्ट को ना, कंपनी क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है, रिटेलर को दे देती है, कंपनी क्या करती है रिटेलर को देती है और कहती है अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस पर दो, रिटेलर को दो अप्रूवल बेसिस पर। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होगा दोस्तों, ठीक है भाई। अब मान लेते हैं ये न्यू प्रोडक्ट जो बनाया है, इन्होंने टीवी बनाया है, न्यू प्रोडक्ट क्या बनाया है सर, एक टीवी बनाया है, टेलीविजन, जिसकी कॉस्टिंग सर 10,000 रुपए है। जैसे मैं अपना एग्जांपल में लेकर चल रहा हूँ, कॉस्टिंग कितनी है 10,000 रुपए, एग्जांपल है मेरा, बस समझते रहना क्या होगा। अब कंपनी क्या करेगी, रिटेलर को, जो भी इसका रिटेलर शोरूम होगा वह कहेगी क्या, रिटेलर को ही पहले तो ही देगी, कंपनी रिटेलर के पास पहुंचाएगी सारे के सारे टीवी। अब टीवी रिटेलर के पास आ गया और कंपनी बोला ये टीवी बाहर सेल करो 12,000 रुपए का, टीवी बाहर कितने का बेचो 12,000 रुपए का, और कस्टमर को ये बोलना कि कस्टमर, हर कस्टमर को बोलना जिसको एक टीवी बेचोगे, कस्टमर आप ये टीवी ले जाओ, आप ये टीवी ले जाओ, ले जाओ और इसको 30 दिन चलाओ, इसको 30 दिन चलाओ, 30 डे, और कोई भी टाइम हो सकता है, जरूरी 30 दिन ही हो, कोई भी हो सकता है, 30 दिन चलाओ आराम से, और अभी हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, या आप हमें ऐसा करो पैसा डिपॉजिट कर दो, 30 दिन चलाओ उसको, पैसा दे दो 12,000 रुपए और 30 दिन इसको चलाओ। चलाने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हो, अगर आप सेटिस्फाई होते हो, अगर आप सेटिस्फाई होते हो देन हम अपनी सेल मान लेंगे, अपनी सेल मान लेंगे। अगर नहीं होते सेटिस्फाई तो रिटर्न कर देना भाई, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते ना तो रिटर्न कर देना भाई, अगर आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो हम सेल मान लेंगे। दोस्तों ध्यान सुनना, मान लो इसने टीवी जो बेचा था याला, वो 1 जैन को बेचा था टीवी, और 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन तक आओ, 31वें दिन आओ हमारे पास और हमें बताओ कि आप टीवी सेटिस्फाई हो या वापसी करना चाहते हो टीवी। 31 जैन को, 1 जनवरी को टीवी सेल करा और 31 जैन को कस्टमर बताएगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं, कस्टमर बताएगा कि लेना चाहता है या नहीं, कस्टमर बताएगा लेना चाहता है या नहीं। वो बात की बात है सर, यहां पर पता चलेगा कि सेल हुई या नहीं, यहां पर पता चलेगा कि सेल हुई या नहीं हुई, यहां पर चलेगा सेल हुई या नहीं हुई। ध्यान समझना दोस्तों, आप मुझे बताओ कभी आपने अमेज़न से कुछ सामान खरीदा है, कभी आपने अमेज़न से बुक खरीदी है, बुक, जब आप अमेज़न से कभी बुक खरीदोगे ना दोस्तों, तो उस बुक का रिटर्न पीरियड होता है 30 दिन का। आपने कभी कपड़े खरीदे या कुछ भी ड्रेसेस वगैरह खरीदे, कुछ भी ऐसी चीज खरीदी इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक में कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर बाकी और कोई भी चीज आप खरीदते हो अदर देन इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर 10 दिन का रिटर्न पीरियड होता है। मतलब 10 दिन तक आप यूज करो, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न कर देना। ऐसी होता है ना अमेज़न में, ऐसी ही होता है कि अगर कंपनी ने जब नया प्रोडक्ट बना, जरूरी नहीं है नया प्रोडक्ट, कंपनी ज्यादातर इसको नया प्रोडक्ट करती है, बाकी नहीं करती।
पर अमेजोन में क्या होता है कि 10 दिन का रिटर्न पीरियड होता है, और बुक्स के अंदर आप देखो तो बुक्स के अंदर 30 दिन का रिटर्न पीरियड होता है। मतलब अगर मैंने बुक करी, कोई एक बुक मंगाई, उसको मैंने पढ़ा, 30 दिन पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने रिटर्न कर दिया, वो रिटर्न हो जाएगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों जब हम कोई सेल करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि सेल करने के बाद हमने उसको कितना पीरियड दिया, हमने कितने दिन दिया उसको, 30 दिन। 30 दिन तक हम इसको सेल नहीं मानते, इसको बोलते हैं अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या बोलते हैं? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या बोलेंगे इसको? 30 दिन तक सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल नहीं मानेंगे। क्या बोलेंगे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल डिपेंड करती है अप्रूवल पर। अगर 31वें दिन कस्टमर इसको अप्रूव कर देता है तो सेल होगी, अगर अप्रूव नहीं करता तो सेल नहीं होगी। दोस्तों इसी को कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। आपने क्या करा, अमेजोन से कुछ फोन मंगाया, आपने कुछ अमेजोन से ड्रेस मंगाई या बुक मंगाई आपने अमेजोन से आज 1 जनवरी को, और आपका 30 तारीख तक आप अमेजोन को बुक वापस रिटर्न कर सकते हो। तो अमेजोन उस 30 तारीख तक उसको सेल नहीं मानता, अमेजोन कहता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर आप बुक 30 दिन जैसे ही खत्म हो जाएंगे, जैसे ही वो 30 दिन खत्म हो जाएंगे दोस्तों, तो 31वें दिन ही वो रिटर्न, वहां से रिटर्न एक्सपायर हो जाएगा। रिटर्न के लिए जो अप्लाई कर सकते थे वो एक्सपायर हो जाएगा वहां पर, और अमेजोन ये मान लेगा कि 30 दिन तक अगर रिटर्न नहीं कराया ना तो आपने अप्रूव्ड कर दिया। 30 दिन का टाइम होता है रिटर्न कराने का, आपने अगर रिटर्न नहीं कराया तो 30 दिन जैसे 31वां दिन हुआ वो अमेजोन अपने उसको अप्रूव्ड सेल कर देगा दोस्तों। बट उस पीरियड के दौरान पर, जिस पीरियड में कस्टमर अभी रिटर्न कर सकता है, कस्टमर पे पूरा चांस है उस 30 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न कर सकता है, तो उस 30 दिन के अंदर अंदर जब रिटर्न कर सकता है तो उसको सेल नहीं माना करते। क्या मानते हैं? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो सेल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस मानेंगे। तो इस केस में सेल नहीं मानते, सेल नहीं मानते। तो सर फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं दोस्तों? सेल नहीं मानते इसको और ऐसे छोड़ देते हैं, जब ये एक्चुअल में सेल हो जाती है तब माना करते हैं इसको। तो अभी हमें इसकी एडजस्टमेंट कुछ नहीं करनी होती, अगर पर हमने यहाँ पर गलती कर दी मेरे दोस्त। अगर आप ध्यान से पढ़ो, 10 तारीख को 10 कॉस्टिंग थी गुड्स की, 10 तारीख की वाज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू द कस्टमर, कस्टमर को दिया और अप्रूव्ड बेसिस पर दिया। 12,000 रुपए का माल बेचा ऑन 30 मार्च 2015 को। दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। सेल नहीं मानते, फिर भी हमने इसको एक्चुअल सेल मान ली। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूंगा, जो सेल मैंने मानी थी दोस्तों, जो सेल मैंने मानी थी, अब उस सेल को मैं कम कर दूंगा, क्योंकि उस पीरियड पे जब तक कस्टमर अप्रूव्ड नहीं करता मेरे भाई, तब तक मैं इसको क्या नहीं दिखा सकता, सेल नहीं दिखा सकता। इसलिए मैंने यहां से कितना हटाऊं बताओ, 10,000 या 12,000? आप मुझे बताओ। जब मैंने ध्यान से समझना, यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती यही पॉइंट होती है। आप मुझे बताओ, आपने मुझे माल बेचा कितने का? 10,000 के गुड्स 12 में बेचे, और आपने अपनी सेल मान ली, जबकि सेल नहीं मानना था। कितना मान ली सेल? बताओ। जो आपने सेल मानी तो आपने 10,000 की सेल मानी या 12 की? आप मुझे खुद ही बता दो सर। 10,000 के तो गुड्स थे, मान लो ये पेन 10,000 रुपए का आपने मुझे बेचा 12,000 रुपए में, तो आपने अपनी सेल 12 की दिखाई या 10 की दिखाई मेरे भाई? आपने अपनी सेल 12 की दिखाई है, तो यहां पर सेल के अंदर कितना इंक्लूड कर रखा है? 12,000 रुपए। तो मैं माइनस भी कितना करूंगा मेरे भाई? मैं माइनस भी 12,000 करूंगा, ये बात ध्यान रखना। माइनस भी कितना करेंगे? 12,000। 12,000 माइनस करने में बाहर डाल देंगे। बट अगर ये सेल नहीं हुई तो फिर क्या बच गया आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों ये क्लोजिंग स्टॉक तो खैर नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि ये तो कस्टमर के पास है। दोस्तों जब भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा कस्टमर के पास है, हमें क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ता है। अगर सेल नहीं हुई, देखो दो ही चीज से गुड्स होते हैं, या तो बेच दिया या बच गया, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, और तो कुछ नहीं हो सकता ना मेरे भाई। या तो देखो मेरे पे परचेज, मैंने कहा मेरे पे गुड्स मान लो 10 लाख रुपए के हैं, मैंने 4 लाख के गुड्स बेच दिए, तो बाकी 6 लाख के गुड्स बच गए। यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो जल गए वो अलग बात है, अभी उसके बारे में यहाँ पे बताई नहीं है बात। 4 लाख के गुड्स बेचे तो 6 के बच गए, 6 के बेचे तो 4 के बच गए, यही तो बात होती है। तो अगर मैंने 10,000 रुपए के गुड्स जब सेंड फॉर अप्रूवल करा तो मैंने उसको सेल मानकर दिखा दिया, तो मैंने कहा 10,000 तो मैंने सेल मान ली। बट नहीं सर, सेल 10,000 नहीं, सॉरी 12,000 मान ली, क्योंकि 10,000 के गुड्स 12 में बेचे तो सेल कितनी मानी? 12,000, प्रॉफिट हो गया 2,000 का। बट सर इसको सेल नहीं माननी थी, जब तक वो अप्रूव्ड नहीं करेगा तब तक सेल नहीं मानते। मैंने हटा दिया यहाँ से 12, पर जब 12 यहाँ से हटाया तो 10 के गुड्स भी हटा दिए, अब 10 के गुड्स बच गए, तो यहाँ पर दोस्तों उसको जोड़ देंगे 10,000 के गुड्स। समझ लो यहाँ पर जोड़ा क्यों? क्योंकि अगर मेरे पे 2.5 लाख का परचेज है, 2,47,000 का इतना का टोटल परचेज है, ओपनिंग स्टॉक जोड़कर इतना परचेज है,
इतने में से अगर मैंने इतना बेचा तो कितना बच गया, इतना बच जाना चाहिए ना। अब 10,000 मैंने पहले सेल दिखा दिया था तो मैंने बेच दिया तो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा। तो आपने वो सेल वापसी हटा दी तो अब तो क्लोजिंग स्टॉक को शो करना पड़ेगा, क्योंकि या तो माल बेचेगा या बच जाएगा। तो आपने देखा हुआ जब था 10,000 पे 12,000 पे जो सेल करा उसके 10,000 की गुड्स भी दिखा दी बिक के, तो ठीक है बिक गए तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा। पर आपने हटा दिया, सर वो एक्चुअल से नहीं थी, आपने हटा दिया, हटाने के लिए माइनस करा, जो 12,000 रुपए ऐड कर दिया था सेल के अंदर वो हटा दिया दोस्तों 12,000 रुपए, और वो सेल क्या हो गई, कम हो गई, 10,000 की गुड्स भी बच गए। पर गुड्स तो किसके पास है, कस्टमर के पास है, तो तब तक हम इसको क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। और जब ये गुड्स अप्रूव्ड हो जाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 हटाते हैं, वापसी जोड़ देते हैं सेल में। क्लियर है या नहीं है? आगे जब तक मैं आपको बताऊं, यहां पर ना इस दौरान कोई भी एंट्री पास नहीं करते दोस्तों, इस दौरान कोई भी एंट्री पास नहीं करती। नो एंट्री विल बी पास इन दैट पीरियड, इस पीरियड पे कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। जब यहां पर सेल अप्रूव होती है तब एक एंट्री पास करी जाती है सेल की, सेल की एंट्री यहां करी जाती है, सेल की एंट्री यहां होती है दोस्तों इस पीरियड में कोई। पर इस पीरियड में हमने गलती क्या कर दी, सेल मान ली, इसलिए हम ठीक कर रहे हैं, बाकी और कुछ काम नहीं है। इस पीरियड तक हमने जो भी सेल फॉर अप्रूवल बेसिस करा था, इस पीरियड तक हम उसको क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करते हैं, तब तक क्लोजिंग स्टॉक छोड़ते हैं। बस शो करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसे तो पढ़ा नहीं है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में बराबर करने के लिए, बेस को बराबर करने के लिए, याद है ट्रेडिंग अकाउंट बेस को बराबर करने के लिए दोस्तों। ये वाला पॉइंट था जो मैं आपको बताने चाह रहा था। यहां पर आ जाएगा 4,86,000 और यहां पर आ जाएगा सर 70,000 रुपए। और जैसे ही ये हो गया यहां पर हम डाल देंगे, सर बताओ अब क्या, यहां पर हम टोटल कर देंगे तो हमारे को निकल आएगा सर ग्रॉस प्रॉफिट। तो भैया 7, 14, 15, ये आ गया आपका 5,56,000, यहां आ गया 5,56,000। और दोस्तों 5,56,000 में सबसे पहले तो मैं माइनस कर दूंगा 74,000 रुपए। 5,56,000 माइनस कर देंगे 74,000, माइनस कर देंगे 2,47,000 और माइनस कर देंगे 54,000। ये आ गया 1,81,000 दोस्तों। पहला मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो निकला, चलो भाई ग्रॉस प्रॉफिट तो निकला, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,81,000। तो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं रेड पेन से, यहां लिख देता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,81,000। दोस्तों आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, देखो 1,81,000 है, कितना है 1,81,000। यहां तो क्लियर हो गया। तो क्या सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस की एंट्री समझ में आई? गलती थी इस वजह से ठीक करा है, अगर गलती नहीं होती ऐसे सेंट फॉर अप्रूवल तो नो एंट्री विल बी पास, कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती मेरे दोस्तों बाय ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आया 1,81,000 दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट में एक एक करके खर्चा डालते हैं सर। पहले वो खर्चा डालते हैं जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ एडजस्टमेंट किसकी है, बैड डेब्ट की है, बैड डेब्ट की एडजस्टमेंट है, डाउटफुल डेब्ट की एडजस्टमेंट है, एक रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है बस, और जनरल मैनेजर जनरल कमीशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बाकी सर सारा डाल दो जो जो दिख रहा है आपको खर्चा। तो एक एक करके बढ़ते हैं। पहले मशीनरी, डेप्रिसिएशन मशीनरी, सिंगल इफेक्ट होगा, डेबिट साइड की पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अब ये मत पूछना क्यों जाएगा भाई, बेसिक में आपको बताता, व्हेन डेप्रिसिएशन इज शो इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी गिव वन इफेक्ट ओनली। जिस साइड पे डेप्रिसिएशन डेबिट होगा उसी साइड पे ही जाएगा। डेबिट साइड है तो डेबिट इफेक्ट होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन, भाई मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन है, और सर मशीन के अलावा एक और पे तो डेप्रिसिएशन लगा था, मशीन पे तो चलो कितना है 4,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,000। एक और पे लगा था डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बताई थी। वो डेप्रिसिएशन किस पे था सर, बिल्डिंग पे, एक मिनट, वो डेप्रिसिएशन किस पे था मेरे भाई, बिल्डिंग पे था। 5,000 रुपए का बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ बिल्डिंग, अलग अलग के लिख दो, एक ही में डाल देते हैं 5,000। साथ साथ करेंगे दोस्तों, आप साथ साथ करेंगे, जितना समझाना समझा दिया, 9,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं और क्या क्या है। डेप्रिसिएशन हो चुका है। रिपेयर फॉर मशीनरी भी डाल देते हैं 5,200 रुपए की, रिपेयर फॉर मशीन, टू रिपेयर फॉर मशीन 5,200 की डाल दिया रिपेयर फॉर मशीन। इसके बाद सर और क्या आएगा, इसके बाद आएगा सर सैलरी, वेजेस डल चुके हैं, वेजेस हो चुका है, सैलरी आ जाएगा, सैलरी है 21,000 रुपए, यहां लिख दिया टू सैलरी 21,000। कैश इन हैंड नहीं आएगा, इनकम टैक्स ड्राइंग्स हो गई है, ड्राइंग्स में जाएगा कैपिटल में, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग मैंने डाल दिया, परचेज डाल दिया सर, परचेज रिटर्न डाल दिया, सेल डाल दिया, सिटी बैंक अक्रूड इनकम, वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं,
वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं, इसका डबल इफेक्ट होता है। एक तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड हो जाता है, तो एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में होता है। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड वाला डेबिट नेचर का होता है, तो ये डेबिट साइड है, डेबिट इफेक्ट होता है, डेबिट नेचर जाएगा दोस्तों उसका, जिस साइड होगा उसी इफेक्ट पर जाएगा। ठीक है, कितने इफेक्ट होता है क्रेडिट इनकम के? दो। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट वाला पीएनएल अकाउंट वाला जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट होता है। ये तो डेबिट में किया, तो बैलेंस शीट पे जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, दो इफेक्ट होते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड होता है डेबिट इफेक्ट, तो ये डेबिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड में है, तो कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट की। पीआर है, प्रोविजन फॉर डीडी बाद में, बैड डेट बाद में करेंगे, बीपी बाद में होगा। और सर क्या क्या दे रखा है आपको? और आपको दे रखा है सर डिस्काउंट ऑन परचेज। सर खरीदते टाइम मुझे कुछ डिस्काउंट भी दिया गया, और जब खरीदते टाइम मुझे डिस्काउंट मिला तो मेरी क्या हो गई दोस्तों? इनकम हो गई। तो मैंने कहा डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देते हैं। अब किसी भी मिला, चाहे खरीदते टाइम मिला चाहे कैसे मिला, डिस्काउंट रिसीव मिल गया। कितने का अमाउंट है सर? 7080 का है डिस्काउंट रिसीव। लो भाई लो, यहां से मैंने 7080 भी डाल दिया। इसके बाद दोस्तों अब मैं करूंगा बेड डेप, और भी कुछ है ट्रांजेक्शन। एक मिनट, हाँ एक मिनट और देख लेते हैं। ठीक है सर, अब एक ट्रांजेक्शन है रेंट की। देखो यहां पर लिखा है भाई रेंट पे करा 2400 पेड एज अ रेंट। मैं रेंट के लिए वर्किंग नोट बनाता हूँ सर, इसका ट्रांजेक्शन आपको दिखाता हूँ। रॉन्ग एंट्री करिए, इसको ठीक करना है। तो भैया वर्किंग नोट नंबर 1 चल रहा है हमारा। ये वाला तो कहानी थी, कौन सा आप लिख लेना सर अपने में, ऊपर हैंड डाल देना कौन सा वाली कॉपी में कि ये अप्रूवल बेसिस पर ये कहानी थी। इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि इफेक्ट होगा नहीं होगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन की इफेक्ट होगा नहीं होगा। वर्किंग नोट करते हैं रेंट का। वर्किंग नोट बनाया रेंट की एंट्री के पास करा। दोस्तों क्या हुआ ध्यान सुनना, मैंने कहा भाई 2400 रुपए का मैंने रेंट दिया। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है 2400 पेड एज अ रेंट फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए रेंट दिया, वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड वाज इंक्लूडेड इन अ डेटर। और डेटर में इंक्लूड कर दिया। डेटर लैंडलॉर्ड अकाउंट में डाला, तो लैंडलॉर्ड कहाँ है? लैंडलॉर्ड कौन होता है? डेटर ही तो हुआ। अच्छा एक मिनट, वाज रेंट पे करा है लैंडलॉर्ड को। अच्छा रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है आप मुझे बताइए सर। दोस्तों इसकी करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 2400 से करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसने कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, और लैंडलॉर्ड को डेटर में इंक्लूड कर दिया। दोस्तों ये लैंडलॉर्ड को कर दिया डेटर में इंक्लूड कर दिया। अब ये कहां दिख रहा है? डेटर के अंदर दिख रहा है। लैंडलॉर्ड अकाउंट था, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेटर में इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड डेबिट करा लैंडलॉर्ड अकाउंट को रेंट की जगह पर, एंड वाज इंक्लूडेड इन अ डेटर। डेटर के अंदर लैंडलॉर्ड को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 2400 या इसकी जगह लैंडलॉर्ड की जगह डेटर भी लिख सकते थे, पर उसने लैंडलॉर्ड लिखा तो हम लैंडलॉर्ड लिख लेंगे। तो बताओ दोस्तों सही एंट्री क्या है? कैश से कैश कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। भाई सही एंट्री ये थी, रॉन्ग एंट्री ये रही, रॉन्ग एंट्री ये रही। रेक्टिफिकेशन पढ़ाई आपने, रॉन्ग एंट्री ये रही। भाई करेक्ट एंट्री ये है, रॉन्ग एंट्री ये है। कैश से कैश कैंसिल कर दिया मैंने दोस्तों। क्यों? क्योंकि गलत एंट्री रॉन्ग एंट्री में दोनों कैश तो बिल्कुल ठीक था, गलती किसमें हुई? रेंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको कर दो पहले। रेंट अकाउंट को सर डेबिट कर दो, जो होना चाहिए था 2400 से। और जो लैंडलॉर्ड डेबिट कर दिया उसको अब क्रेडिट कर दो। लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्या कर दो दोस्तों? लैंडलॉर्ड अकाउंट जो डेटर अकाउंट में जुड़ा हुआ है, डेटर को मतलब डेटर एक तरीके से क्रेडिट हो गए 2400 रुपए के। देखो करेक्ट एंट्री ये पास हुई, रेक्टिफाई एंट्री पास हुई, सॉरी रेक्टिफाई एंट्री ये पास हुई। रेंट जो डेबिट होना चाहिए था डेबिट कर दिया, और लैंडलॉर्ड जो डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट कर दिया, और लैंडलॉर्ड जुड़ा था डेटर अकाउंट में, तो डेटर कम हो जाएंगे इससे। क्लियर है या नहीं है? चलो भाई, मैंने कहा था बड़ा टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं यहाँ पर दिखाया टू रेंट, यहाँ पर दिखाया मैंने टू रेंट 2400 रुपए। और दोस्तों जब मैं डेटर अकाउंट बनाऊंगा तो वहां से कम कर दूंगा। अभी दोस्तों ये जो ये है ना, ये वाली एंट्री, ये एंट्री अभी पेंडिंग है, ध्यान देना। अभी ये एंट्री बची है, अभी इसका रुको मैं समझाऊंगा अभी आपको। सैंटन अप्रूवल रेसिप्ट की 4 इफेक्ट होंगे इस एंट्री के अंदर। 4 कैसे होंगे? सारे ये 2 इफेक्ट समझ में आया ना आपको? एक और 2 इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर होने वाले। अब दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पढ़ना है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बैड डेट है। बैड डेट तो मैं यहाँ लिख दिया टू बैड डेट। तो पहले तो देखो कि बैड डेट में फर्दर बैड डेट है क्या? हाँ फर्दर तो है, और 5% का डीडी भी बनाना है, और वैसे बैड डेट भी है 2000 रुपए। तो कैसे करने का तरीका बताया था मैंने?
मैंने कहा बैड डेट है 2000 रुपए का, यहां डाल दो। इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितने का सर? 6000 रुपए का। बाहर लिख देंगे कितना सर? 6 7 8 8000। और सर मैंने कहा था ओल्ड यहां लिखना, न्यू याद देना, कुछ मत समझना। ओल्ड प्रोविजन यहां पर डाल देना, न्यू वहां पर डाल देना। दो तरीके होते हैं, न्यू में से या तो ओल्ड माइनस कर दो, ओल्ड में से या तो न्यू माइनस कर दो, जो ज्यादा होगा, या ओल्ड यहां डालो न्यू डालो। मैंने आपको सिखाया था ओल्ड यहां डालो, न्यू प्रोविजन यहां डालो। ओल्ड प्रोविजन यहां पर, न्यू प्रोविजन यहां पर। ओल्ड प्रोविजन कहां पर आएगा सर? ओल्ड प्रोविजन देखो ये रहा, 10,000 रुपए का ओल्ड प्रोविजन है। सर इसमें अकाउंट नहीं बनाना, देखो अकाउंट्स का मैं आपको बार बार बता दूंगा, पीएनएल अकाउंट पे इफेक्ट अलग तरीके से दिखाते हैं, और सिंपल जो डिफरेंट अकाउंट है इनका अलग से अकाउंट बनता है ना, प्रोविजन डेटर बेड वो अलग तरीके से होता है, उसका डिफरेंट एक्सपेक्ट होता है, इसको करने का डिफरेंट तरीका होता है। दोनों को आप इकट्ठा मत करना, बट दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है, दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है। आप बात कर लो वो कर लो, एंड रिजल्ट तो दोनों का एक ही आना है दोस्तों, पर उसको अलग तरीका करने का होता है, इसको अलग तरीका करने का होता है, ठीक है। इसमें तरीका है कि मैंने पूरा ओल्ड प्रोविजन पहले इनकम मान ली, लॉस माना था, अब पूरा जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करूंगा पूरा का लॉस मान लूंगा। अब कैसे क्रिएट करें? मैंने कहा बताओ डेटर कितने के है? डेटर कितने के दोस्तों? 70,000 रुपए के डेटर है मेरे भाई, 70,000 रुपए। पहले तो ओल्ड प्रोविजन कितने का ये बता दूं भाई। ओल्ड प्रोविजन है आपके पास, प्रोविजन 10,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000। ओल्ड प्रोविजन कितने का मेरे भाई? 10,000 रुपए का। दोस्तों मैं इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि विदाउट वर्किंग नोट ये आने का नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में जाकर देखते हैं कैसे निकालेंगे, कौन से डेटर में से निकालेंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था सबसे पहले। वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूँ न्यू प्रोविजन, किसके लिए बना रहा हूँ? न्यू प्रोविजन के लिए। अभी तो मैनेजर कमीशन आया ही नहीं, अभी तो उसी में रह गए हम। न्यू प्रोविजन बस आने वाला है, बस खत्म ही होने वाला है न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन मैंने कहा भाई, सबसे पहले मैंने कहा डेटर मेरे कितने के हैं? आपने कहा सर डेटर आपके पास है, ठीक है, डेटर देखिए भाई, डेटर है 70,000। डेटर दोस्तों कितने के हैं? 70,000 के हैं। सबसे पहले आप क्या माइनस करते थे? बैड डेट माइनस करते थे, वही फर्दर बैड डेट, यहाँ पर बैड डेट माइनस करते थे। बैड डेट कितने का है सर? 6,000 रुपए का बैड डेट है, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो यहाँ पर लिख दिया। मैंने कहा भाई कितना आ गया? 64,000। अब इसका प्रोविजन नहीं निकालेंगे मेरे दोस्त, मेरी बात को ध्यान समझना। रिमेनिंग डेटर अब यहां से माइनस कर दूंगा सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान समझना, 12,000 यहां से लेस करूंगा पहले तो, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। आओ जरा मैं आपको यहां पर समझाता हूं क्या करा था हमने यहाँ पर एक्चुअल सेल मान ली थी, और जब हमने एक्चुअल सेल मानी थी तो मैंने एंट्री क्या पास करी? मैंने एंट्री पास करी कैश टू सेल या डेटर टू सेल? बताओ सर। यहाँ पर मुझे क्या कैश रिसीव्ड हुआ? नहीं सर। कैश कब रिसीव्ड करूंगा मैं? कंपनी कस्टमर के बाद, तो मैं इसको डेटर मान लेता हूं। जब तक मैंने जो एक्चुअल सेल यहाँ पर मानी थी, इस पीरियड में जो एक्चुअल सेल मानी थी दोस्तों, एक्चुअल सेल जो इस पीरियड में मानी थी, उससे मैंने एंट्री जो पास करी वह करी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। इससे मैंने क्या करा? सेल भी बढ़ा दिया और डेटर बढ़ा दिया, और जैसे ही इनको मैंने अपोजिट करा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाना चाहिए। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दोबारा से ध्यान सुनना भाई। जब मैंने इसमें एक्चुअल सेल मानी तो कोई तो एंट्री पास, सेल ही सेल बढ़ाई या सेल के साथ कैश या डेटर भी बढ़ाया होगा, एक से तो एंट्री पास नहीं होती भाई। आपने जब यहाँ पर इस 30 दिन के पीरियड पे आपने एक्चुअल सेल मानी, जबकि सेल नहीं मानी थी, आपने मान ली सेल, तो आपको एंट्री पास करी या तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। आपने क्या एंट्री पास करी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। इससे क्या हुआ? इससे मेरे डेटर बढ़ गए और सेल भी बढ़ गए। अब मैंने ऊपर तो सेल कम कर दिया, मैंने देखो मैंने कहा ये सेल नहीं होती, इधर एक्चुअल सेल जो आपने मानी वो सेल नहीं होती। अब सेल तो कम कर दिया, डेटर भी तो कम करेंगे मेरे भाई। इसलिए दोस्तों जब आपने एंट्री पास करी थी तो सेल बढ़ाने के साथ साथ डेटर भी बढ़ाया था, कैश नहीं बढ़ाया था दोस्तों। क्या बढ़ाया था? डेटर। इसलिए मैंने कहा अगर आप ये सेल है ही नहीं तो सेल तो कम कर दी, अब डेटर भी कम करो। दोस्तों मैंने डेटर भी कम करा। अब डेटर जब कम करा तो कितना आया? मैंने यहाँ पर 2,000 और यहाँ पर 52,000 आया। डेटर कम करने के बाद मेरा कितना आया सर? 52,000। अब दोबारा सुनना, अब जब मैंने इधर सुना, इधर सुनो, जब मैंने रॉन्ग एंट्री पास करी तो मैंने डेटर फिर बढ़ा दिया रेंट से। मेरे को एंट्री पास करनी थी रेंट टू कैश, मैंने जल्दी से एंट्री क्या पास की? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। लैंडलॉर्ड की जगह कहां डाल दिया? डेटर। तो देखा जाए तो मैंने एंट्री पास करी लैंडलॉर्ड नहीं, डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पे करा और डेटर को बढ़ा दिया। सर गलती कर दी नहीं कर दी? सर हमने ठीक करने के लिए करा, डेटर जगह अब से कम कर दिया मैंने, अब इसको भी तो कम करूंगा भाई, तभी तो प्रोविजन निकालूंगा। पहले जो ठीक है डेटर, पहले देखो 70,000 के डेटर थे, इसके अंदर दो गलती हुई डेटर की। एक तो 12,000 पे ऐड कर दिया सेल के नाम का, जो कि सेल नहीं थी, और एक सर रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड है। एक क्या है? रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड से रिलेटेड भी तो है,
एक क्या सर, रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड भी है, रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है भाई, एक रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड भी है। कितना सर, मैंने कहा सर ये 2400 का रेंट आपको रेंट अकाउंट में डालना चाहिए था, आपने गलती क्या कर दी, डेटर अकाउंट में बढ़ा दिया। तो मैंने रेक्टिफाई कर दी, रेक्टिफाई करके मैंने क्या करा, रेंट तो मैंने डेबिट कर दिया, एक तो एंट्री हो गई, पर डेटर भी तो कम करूंगे इससे, तभी तो रेक्टिफाई पूरी तरीके से होगा कि रेंट डेबिट करके रेक्टिफाई जाएगा, ये डेटर जो बढ़ाया था उसको भी कम करना पड़ेगा, उसको भी कम करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं कहूंगा रिमेनिंग डेटर, ये बिल्कुल सही डेटर है, रिमेनिंग डेटर जो बच गए हैं मेरे, बाकी ये दो तो गलतियां थी, इनको तो ठीक कराया मैंने। अब दोस्तों मैंने यहां पर एंट्री पास कर रिमेनिंग डेटर, और मैंने कहा 52,000 रुपए माइनस 2400 रुपए, 52,000 माइनस 2400 दैट इज 49,600। अब मुझे बताओ प्रोविजन कितने का बनाना था, 5% का। तो मैंने कहा भाई 5% निकालो इसका, तो मैंने कहा यहां पर मैं लेस कर दूंगा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5%। तो मैंने 5% किसका निकालना है, इसका निकालना है 5% निकालना भाई इसका, भूलना मत। ये आया सर 2480, और जैसी माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा नेट डाटा शो इन अ बैलेंस शीट। और मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट दिखाऊंगा, मैं पूरी कहानी दोबारा नहीं डालूंगा बैलेंस शीट के अंदर, मैं वर्किंग नोट लिख दूंगा उसकी जगह पर नेट डाटर शो इन अ बैलेंस शीट, शो इन द बैलेंस शीट, शो इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। दोस्तों एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अब मैं एसेट साइड में जाकर मैं दोबारा ये नहीं लिखूंगा भाई भाई, दोबारा ये पूरा नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वर्किंग नोट डेटर लिखूंगा, एसेट में नेट मैं लिखूंगा डेटर, और वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दूंगा, और वहां पर दिखाऊंगा भाई वर्किंग नोट नंबर 2 में जाकर देख लो मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी। बार बार थोड़ा करूंगा भाई, टाइम थोड़ा इतना, पेपर बहुत मुश्किल आएगा। ये आ गया सर 47,120, इतना नेट डेटर बैलेंस शीट के अंदर चले जाएगा। अब समझ में आया। प्रोविजन कितने का मेंटेन करना है, 2480 का, मैं यहाँ डाल देता हूँ प्रोविजन मेंटेन करना है 2480 का, मैंने यहाँ पर प्रोविजन मेंटेन करा 2480 का। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज आएगी, एक तो जनरल मैनेजर, एक वर्कमैन मैनेजर। अब डालोगे यहाँ पर टू वर्क मैनेजर कमीशन, वर्क मैनेजर कमीशन, ये है असली वर्क मैनेजर कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 3 पे करेंगे। और टू जनरल मैनेजर कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 4 पे करेंगे, और सर टोटल करके निकाल देंगे आंसर। अब याद करो पिछली क्लास, वहां पर हमने क्या करा था, यहाँ दे देंगे टू नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन होगा, हर कमीशन को चार्ज करने के बाद। सबसे पहले तो मैं कहूंगा भाई टोटल ऑफ इनकम, तो इनकम का टोटल करा तो मैंने कहा कितना है सर, मैंने कहा भाई 1,81,000 और साथ इसमें जोड़ दिया 1,88,080 और 1,10,000 और जोड़ दिया, तो सर इसके बाद कितना हो गया, यहाँ आपके पास ठीक है, ये कितना है सर 1,81,080, 1,98,000, 1,81,080 प्लस 7080 प्लस 10,000, 1,98,160, 1,98,160, यहाँ भी आएगा 1,98,160। देखो टोटल इनकम मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल याद आ रहा है, टोटल इनकम वर्किंग नोट नंबर 3। बताओ सबसे पहले वो लिखा दूंगा जो बिफोर वाला था, पहले बिफोर वाला करूंगा, आफ्टर वाला का तो बिल्कुल सिंपल है। बिफोर वाला का, बिफोर वाला ये था ना वर्क मैनेजर वाला, कमीशन 12% एंड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो पहले बिफोर कमीशन बिफोर नेट प्रॉफिट निकालू, तो वर्कमैन कमीशन की एंट्री कर रहा हूँ, वर्क मैनेजर कमीशन, वर्क मैनेजर कमीशन का मैं कर रहा हूँ एडजस्टमेंट्स, सॉरी वर्किंग नोट। सबसे पहले मैंने कहा टोटल इनकम मेरी कितनी है, टोटल इनकम 1,98,160, इसमें से माइनस कर देंगे ऑल एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस एक्सेप्ट वर्क एंड जनरल मैनेजर कमीशन, वर्क एंड जनरल मैनेजर कमीशन। एग्जामिनर समझ जाएगा बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, और लड़कियों ने भी बहुत अच्छे तरीके से करा है। वर्क मैनेजर कमीशन बस जितना भी खर्चा है सारा हटा देना, सिर्फ क्या छोड़ देना, एक्सेप्ट किसको छोड़ देना, वर्क मैनेजर का कमीशन और जनरल मैनेजर कमीशन, वो तो निकालेंगे ना, वो कैसे लिख देंगे,
तो मैंने कहा बताओ सर ये रहा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे खर्चे को ऐड कर लो। मैंने कहा ठीक है सर बताओ 5200, ठीक है भाई 5200 प्लस 9000 ऊपर वाला, प्लस आपके पास 21,000 रुपए, और प्लस आपके पास 2400 रुपए, प्लस 8000 और प्लस 2480, यह 48,080। सर यह है टोटल एक्सपेंस, इसको छोड़कर मैनेजर कमीशन और जनरल मैनेजर, यह 48,080। इसको माइनस कर दोगे ना तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना आ जाएगा सर? ये माइनस कर देंगे 198,160 में से, यह आ गया 1,50,880, 1,50,100, सॉरी 180 नहीं 608, ये आपके पास आया। अब जैसे ही मिल गया तो भैया बता दो वर्क मैनेजर कमीशन क्या होता है? बिफोर था वर्क मैनेजर, बिफोर में डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं वर्क मैनेजर कमीशन। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लिखना चाहो लिख लेना, अच्छा रहेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू 12%, डायरेक्ट लगा देंगे 12 अपॉन में 112 मत कर देना, वो आफ्टर में होता है, तो इसका लगा देंगे 12%, तो ये आ गया 18,009 रुपए। क्या है दोस्तों? 18,009 रुपए। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 18,000 लिख देता हूँ, 18,000 पहले 9 कर देता हूँ, फिर आप कहोगे सर 18 कैसा आया, हमने तो गलती कर दिया। 18,009.6 आया था, तो मैंने इसको क्या कर लिया, अप्रोक्स मान लिया 18,000। तो अप्रोक्स नहीं तो 0.1 से लाना सही नहीं रहेगा, नेट प्रॉफिट अप्रोक्स 18,000 ले लिया। चलो ठीक है, 1-2 नोट पे 9-10 रुपए में कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखो वर्क मैनेजर कमीशन तो निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा और 4 बनाऊंगा और इधर लिखूंगा जनरल मैनेजर कमीशन। जनरल मैनेजर जो कमीशन है, जनरल मैनेजर कमीशन, जनरल मैनेजर कमीशन जो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है दोस्तों, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन चार्ज करने के बाद। अच्छा उसके कमीशन चार्ज करने के बाद, तो उसके बाद अब मेरी बात समझो सर, अब मेरा ना नेट प्रॉफिट, अब मैं दोबारा निकालूंगा, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा टोटल इनकम बता दो कितनी है, मैंने कहा टोटल इनकम, आपने कहा सर टोटल इनकम है 1,98,160। अब दोस्तों क्योंकि आपका ये वर्क मैनेजर आज गया 18,000, वर्क मैनेजर कमीशन आपके पास 18,000 आ गया, तो ये आपका खर्चा हुआ नहीं हुआ, ये वर्क मैनेजर कमीशन 18 आ गया तो ये खर्चा हुआ नहीं हुआ 18,000। अब दोस्तों टोटल एक्सपेंस आपका ये है, अब 18,000 भी जुड़ेगा टोटल एक्सपेंस में, वर्क इसका निकाल देता है। देखो इसका निकालते टाइम ये 18 भी जुड़ेगा, क्योंकि खर्चा मिल गया ना, अब पहले तो नहीं था तो जोड़ नहीं पा रहे थे, अब तो मिल गया, अब तो जोड़ो, तो अब टोटल एक्सपेंस चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अब मैं इधर लाइन कुछ अलग कह दूंगा, देखना यहाँ पर मैंने लिखा था एक्सेप्ट वर्कमैन जनरल मैनेजर, सिर्फ लिखूंगा एक्सेप्ट, सिर्फ जनरल मैनेजर। यहां लेस कर देंगे क्या, ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग वर्क मैनेजर कमीशन, इंक्लूडिंग वर्क मैनेजर कमीशन बट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड मतलब नहीं जोड़ना, एक्सक्लूड जनरल मैनेजर कमीशन। क्योंकि सर वर्क मैनेजर कमीशन को क्यों जोड़ा है, जरा समझो, वो मेरे को अमाउंट मिल चुका है तो खर्चा तो है ना सर, खर्चा तो है। जनरल मैनेजर कमीशन गलती यही करते हैं दोस्त, वो दोनों खर्चा फिर ऐसे कर देते हैं। जनरल मैनेजर कमीशन खर्चा तो मिल गया ना, पहले तो नहीं मिला था, पहले नहीं जोड़ पा रहे थे, अब तो मिल गया, अब तो जोड़ो। तो मैंने अब जोड़ दिया, तो मैंने कहा पहले मेरे पे जो खर्चा था ना वो था 48,080 का, पहले मेरे पे खर्चा कितने का था 48,080 का, तो उसको जोड़कर, और मैंने फिर जनरल मैनेजर का जोड़ा, कितना आ गया 18,000 रुपए, टोटल जोड़ देंगे। तो मैंने कहा 18,000 प्लस 48,080, यह 66,080 कितना है दोस्तों, 66,080, 66,080। और जैसे इसको माइनस करा, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट, इसको देखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग वर्कमैन कमीशन, वर्क मैनेजर कमीशन। देखो ऐसे लिखेंगे इसको, समझो ना, जो चीज हुई है वही लिख दो ना भाई। देखो अभी जनरल मैनेजर कमीशन, वर्क मैनेजर का कमीशन चार्ज हो चुका, मैंने कहा आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर कमीशन वो चार्ज हो चुका, और जो चार्ज नहीं हुआ मैंने कहा बिफोर चार्जिंग, तो हमें तो बिफोर चाहिए ना, तो बिफोर हम सिर्फ किसका निकाल रहे हैं,
जनरल मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो जनरल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर चार्जिंग है। तो बताओ कितना आएगा सर? ये मैंने कहा 1,98,160 में से माइनस कर देंगे 66,080। यह 1,32,080 आया दोस्तों। यह है नेट प्रॉफिट बिफोर। अब इसका मैं निकालूंगा सर कितना? अब इसका मेरे को निकालना है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन इसका निकालना है। अगर आप निकालना चाहते हो ना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यहां पर निकालोगे लेस जनरल मैनेजर कमीशन, जनरल मैनेजर कमीशन, जनरल मैनेजर कमीशन निकाल सकते हो @ 10%। और ये 10% किस पे निकालना है? ये आफ्टर वाले पे निकालना, मतलब इस पे निकालना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये 10% दोस्तों इस पे लगाना है, इस पे अप्लाई करना है। अब कैसे निकालूं? तो मैंने सिखाया था ना, जब आफ्टर होता है क्या करते हैं दोस्तों? जब आफ्टर होता है तो हम क्या करते हैं भाई? इसको हटा देता हूं। समझ में आ गया ना ये कि किस पे निकालना है? क्योंकि आफ्टर है ना दोस्तों, तो आफ्टर वाले प्रॉफिट पे निकालना है। ये मैं आपको समझा चुका हूं कंसेप्ट। तो क्या करेंगे? सिंपल भाई 1,32,080। पर ये बात ध्यान रखना कि 1,32,000 निकालते टाइम इसका भी माइनस कर देना, ये खर्चा हो चुका। इंटू 10/110। इसकी हेल्प से क्या करते हैं? 10/110। और मैं आपको गन से सिखा चुका, अगर नहीं निकालना तो इसको x मान लो, इसको x का 10% मान लो उसको, तो इसका निकाल लेगा। आपको मैंने सिखाया था, x करके लग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तब भी आंसर बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों। 10 का डिवाइडेड बाई 110, ये आ गया 12,007 रुपए। तो मैं इसको टोटल अप्रोक्सीमेटली 12,000 मान लिया। 12,007 रुपए आया था, मैंने 12,000 मान लिया, 7 रुपए को हटा दिया। और यहां पर मैंने मार्क करा 1,32,080 माइनस 12,000, यह आ गया 1,20,080, 1,20,080। और यही हमारा नेट प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, यही हमारा नेट प्रॉफिट होगा 1,20,000। अब क्या करा इन्होंने? 1,20,080। ठीक है भाई, देखो मैं इसको डाल देता हूं। अब कितना आया था मेरा? 12,000 आया ना, 12,000 रुपए आया। मैंने अप्रोक्स 12,000 ले लिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा दोस्तों, उसमें आप ये नहीं कहोगे कि सर आंसर मैच नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा। यहां मैंने 12,000 ले लिया। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है दोबारा तो दोबारा कर सकते हैं। मैंने कहा 1,98,160। अब यहां पर जो नेट प्रॉफिट है ना वो हमारे बुक के अंदर गलत दे रखा है, 1,98,160। वहां पर दे रखा है 1,20,000, जबकि 1,20,080 बन रहा है। माइनस करके देखो, माइनस 9,000, माइनस 52,000, 52,000 नहीं 5,200, माइनस 21,000, माइनस 2,400, माइनस 8,000, माइनस 2,480, माइनस 18,000 और माइनस 12,000 दोस्तों। यहाँ 1,20,080। ठीक है भाई। और बुक के अंदर आपको दे रखा है 1,20,000। देख लो एक बार, चेक करें। देखो 1,20,000 ये गलत है, इसको 80 करना जो डिफर करेगा अमाउंट। 1,20,080 वो देखो मैंने 9 यहाँ पर था ना, 9 यहाँ पर था और यहाँ पर 7 था, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया। पर यहाँ पर पूरा लिखो 1,20,080, 1,20,080 ये आप लिखोगे। ठीक है भाई। तो अब बची बैलेंस शीट दोस्तों। जल्दी बैलेंस शीट करते हैं सर, टाइम बहुत हो चुका है, जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं। सिंपल है, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल, इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद सर क्या आएगा? इसमें माइनस करेंगे सर ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कौन सी वाली? इनकम टैक्स वाली। यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। तो मैंने कहा बताओ कैपिटल कितना है मेरे पे? मैंने ऊपर देखा भाई कैपिटल मेरे पास है 1,00,000 रुपए का। देखो कैपिटल 1,00,000 का है और ड्राइंग्स कितने की लेगा था इनकम टैक्स वाली? 1,000 रुपए। तो कैपिटल है सर 1,00,000 रुपए, ड्राइंग सर 1,000 रुपए है, माइनस कर दिया। और यहाँ पर आ गया 1,20,080। देखो बुक में आंसर थोड़ा मिस्टेक है, 1,20,080 आएगा दोस्तों। नेट प्रॉफिट 1,20,080 है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 80 हटा देता हूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा बुक के हिसाब से, मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा दोस्तों। तो 1,20,080। ठीक है, पर इधर भी 80 हटाऊंगा फिर ऐसे साइड में। ठीक है, पर हमने नहीं हटा रहे, हम उसको लेकर चलेंगे। इसके बाद सर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास क्रेडिटर है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी भी था, मुझे याद है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी भी था। मेरे पास सिटी बैंक का ओवरड्राफ्ट भी था, सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट भी था दोस्तों। सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट था, बिल पेबल भी दिखा था मेरे को, बिल पेबल, और कमीशन पेबल भी था दोस्तों। कमीशन पेबल, एक मिनट, कमीशन पेबल को पता नहीं मुझे, बिल पेबल तो था। चलो एक एक करके डालते सर। सबसे पहले
एक एक करके डालते हैं सर। लैंड एंड बिल्डिंग बाद में करेंगे। सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट 7600, सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट 7600, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000। क्रेडिट साइड को देखो, सिर्फ क्रेडिट साइड, सिर्फ क्रेडिट साइड को देखो। 10,000 किसका है? प्रोविजन फॉर डीडी। और बिल पेबल कितना है? 16,000। बिल पेबल कितना है सर? 16,000। सिर्फ दोस्तों क्रेडिट साइड को देखो, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में होती है ना। क्रेडिटर कितने के? 62,520। क्रेडिटर कितने के है सर? 62,520 है। और सर और मैनेजर कमीशन पेबल, सर जितने भी मैनेजर कमीशन है वो दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे सर। कमीशन, कमीशन कौन सा वाला? मैंने याद है ना, मैंने लिखा था डबल इफेक्ट होते हैं, एक तो मैनेजर कमीशन, मैनेजर वाला, और एक वर्क सॉरी एक जनरल वाला, जनरल मैनेजर, एक वर्क मैनेजर। भाई कमीशन पेबल है ना यार, बताया था ना पिछली क्लास में कि दो एंट्री क्या हो गया, एक पीएन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और एक लायबिलिटी साइड में जाएगा। पेबल है ये, तो ये है जनरल मैनेजर, मैनेजर, और ये वर्क मैनेजर। ये कितना था सर? 18,000। और ये सर कितना था? 18 ये था, 12,000 वो था। टोटल मिलाकर कितना होगा सर? 30,000 होगा। टोटल मिला के कितना हो गया सर? 30,000 हो गया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं सर हमारे पास क्या क्या चीज है जो हमें करना है। अभी सबसे पहले मशीनरी डाल दो, मशीनरी 36,000 डालो। एसेट से डालो मशीनरी, मशीनरी डेप्रिसिएशन माइनस मत कर देना सर, वही इफेक्ट दिखाना था, दिखा चुके। मशीनरी 36,000। मशीनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग मैंने देखी थी, लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? लैंड मशीनरी हो चुका है, कैश इन हैंड अभी डाल देंगे, ये हो चुका। लैंड एंड बिल्डिंग कितने के सर? 1,49,000, 1,49,000 की मशीनरी होगी। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 1,49,000। एक्रूड इनकम, वो इनकम जो कमाली पर मिली नहीं, डाल दो, एसेट है हमारी। एक्रूड इनकम कितना है सर? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम है सर 3,000 रुपए। एक्रूड इनकम 3,000 रुपए का है। इसके बाद सर और एक्रूड इनकम हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, बीआर डाल देते हैं 30,000 रुपए का। बीआर 30,000, बीआर डाल दे 30,000 का। बीआर हो गया, प्रोविजन हो गया, बीपी हो गया, बैड डेट हो चुका। डेटर कितने के? डेटर तो नेट डेटर लिखूंगा, सिर्फ लिखता हूँ डेटर, और लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 में बताया था डेटर कितने के थे, वही डाल दो सर डायरेक्ट नोट। भाई बार बार थोड़ा उतारेंगे यार, समझे आप, बार बार नहीं उतारेंगे। 47,120 डाल देंगे, 47,120। 47,120 बेटा डाल। अब क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, पर क्लोजिंग स्टॉक में अब 60 नहीं आएगा सर, 60 तो ये था पहले से, वो ऐड भी तो करा था, याद है आपको? सेंड फॉर अप्रूवल, देखो 4 इफेक्ट हो गए यार। ऊपर ऐड करा, नीचे नहीं करोगे क्या? 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे नहीं क्या दोस्तों? 70,000 रुपए क्लियर है या नहीं है? जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग 70 दिखाया तो यहाँ भी तो उतना ही दिखाएंगे भाई। कैश इन हैंड डाल दो, कैश इन हैंड कितना आएगा सर? कैश इन हैंड देख लेते हैं, 4,000 रुपए दिख रहा सर कैश इन हैंड। सर टोटल कर दो, बैलेंस शीट मैच करेगी, बट थोड़ा डिफर करेगा, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस की वजह से आएगा। तो सर पहले इसका कर देता हूँ, यहाँ पर आके आया 2,19,080। चलो सर 2,19,080 प्लस 62,520 प्लस 4,000 प्लस 7,600 प्लस 16,000 और प्लस 30,000, यह है 3,39,200। और आप मैच कर लेना, बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है क्योंकि हमने बिल्कुल सही तरीका फॉलो करा है। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 80 हटाकर क्या कर दिया? 1,20,000 और टोटल करा, तो टोटल उनका कर लेना, देखो गलत आएगा उनका टोटल बुक में जाकर। ठीक है भाई, तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक कर गया। 36,000 प्लस 1,49,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 47,120, 47,120, 70,000 और 4,000 सर 3 लाख। सर हमसे मेरे से थोड़ी एक मिस्टेक हो गई सर, मैंने यहाँ टोटली गलत कर दिया सर, यहाँ 1,20 आ रहा है सर। सर मेरे से मिस्टेक होगी, मेरे से मिस्टेक है, इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है सर। यहाँ पर टोटल मैंने 2,480 की जगह 2,400 लेकर टोटल कर दिया, आपको दिख गया होगा सर। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, 1,20 आ रहा है सर। ठीक है इंस्टीट्यूट का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सही आंसर है, 120 आ रहा है यहाँ पर। मैंने अभी टोटल करा ना, देखा
1,20,000, ये फिर यहाँ पर 2,19,000 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सर 2,19,000, 3,39,120 आ जाएगा सर 120, 3,39,120। यहाँ पर सर थोड़ी मिस्टेक मेरे से होगी कैलकुलेशन में, मुझे लगा है सर यहाँ पर उन्होंने 1 लाख, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा था, यहाँ पर दिख रहा था सर, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर मुझे दिख रहा 1,20,000, देखो यहाँ पर दिखा था 1,20,80, पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो है 40,080 और 1,98,160, यहाँ पर सर मेरे से यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर 1,98,080 था, 1,98,080 था टोटल इनकम, 1,98,080 सर टोटल इनकम मैंने गलत करी, एक मिनट, देखो यहाँ पर मैंने टोटल गलत कर दिया, इनका टोटल 1,98,080 था और मैं गलत करता हुआ चले गया सारा, नो इशू, आंसर सही मारा है, आंसर बिल्कुल ठीक है, 080 आंसर बिल्कुल ठीक है, वो 1-2 पॉइंट की मैंने हटा देता ना उस वजह से 080 से 1,98,080 है। आप एक बार करके देखो, आपने करा होगा, 1,20,000 है ना सर, आपने करा होगा, देखो 1,80 प्लस 7,080 और 10,000, 1,98,080 आ रहा है सर। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो बस, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, 1,98,080 कर लो सर, यहाँ पर 1,98,080 कर लो, और यहाँ पर माइनस करोगे तो 1.5 लाख आ जाएगा सर, 1.5 लाख, और 1.5 लाख का सर आप टोटल आ जाएगा बिल्कुल सही। मेरे से यहाँ पर पॉइंट की गड़बड़ हो गई, तभी मेरा पॉइंट ज्यादा आ रहा था इस वजह से, अगर ये फेस टू फेस होती तो भाई ये गलती नहीं होती, अप्रोक्स नहीं आएगा तो बिल्कुल करेक्ट आ गया भाई, तो करेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ये ठीक कर लेना यार, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपने कर लिया होगा आई थिंक, आपने बिल्कुल टोटल बिल्कुल सही कर लिया, 18 पूरा करेक्ट आ रहा है क्योंकि 1.5 लाख आ गया, और अगर मैं यहाँ पर मैं करूँ तो 1,080 यहाँ पर माइनस करा तो सर ये यहाँ पर 80 नहीं 1,32,000 ही आएगा, और जब 1,32,000 का मैं निकालूंगा, 1,32,000 का मैं 10/100 तो 12,000 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा। ये मेरे से एक गलती देख लो आप भाई, मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होगी भाई, हम भी एक इंसान ही है, तुम जानवर हो, ठीक है, तो सर ये हो सकता है यहाँ पर गलती, क्योंकि यहाँ से एक 80 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाने के चक्कर में ये सारा हो चुका है, ठीक है, बट हमारा ओवरऑल आंसर बिल्कुल ठीक था, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक था, कैलकुलेशन मिस्टेक तो चलती रहती है, ठीक है, देखो बैलेंस शीट मैच कर दिया है, अब बस आज की बात खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नई चीज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, इसको ठीक कर लेना भाई, ठीक है।